नमस्कार साथियों, एक बार चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल मैं चर्चा कर रहा था महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसके संबंध में बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के संबंध में मैंने बताया था। इसके पहले मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, उसके विषय कौन कौन से परिवर्तित किए गए थे, क्या क्या शामिल किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसी क्रम में देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार, चूँकि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, यानी 1978 के पहले वह मूल अधिकार था। मूल अधिकार से इसे हटा करके क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहता है कि या तो ये पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के संशोधन द्वारा बनाया गया, या ये पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है ना, या संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, इस तरह से पूछता है। तो इसके पूछने की क्राइटेरिया बहुत ही अलग अलग तरीके से है। तो दूसरा देखते हैं, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की जो कालावधि थी वह 5 वर्ष कर दी गई है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष कर दी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद है तो उसका निस्तारण कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निस्तारा जो है कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय उसका निस्तारण कर सकता है, या वह विवाद उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगला देखते हैं क्या क्या संशोधन किया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए वापस भी कर सकता है, यह व्यवस्था दी गई थी। लेकिन यदि मंत्रिमंडल उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, है ना। देखिए ये बहुत बारीकी की बात है, इसको समझिए कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया विचार के लिए या हस्ताक्षर के लिए या अनुमति के लिए गया, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः मंत्रिमंडल के पास वापस भी भेज सकता है। और मंत्रिमंडल के पास जब वो चला जाता है और मंत्रिमंडल 14 दिन के बाद फिर उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यह है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो आपातकाल शक्ति प्रदान की गई है, यानी राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा करता है, वह आपातकाल का उद्घोषणा तब करेगा जब उसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिखित सूचना दे। यानी कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तब करेगा जब उसे लिखित सूचना प्राप्त हो कि ऐसी स्थिति विद्यमान है और आपातकाल लागू कर देना चाहिए, तो तभी वह आपातकाल लागू माना जाएगा। तो राष्ट्रपति को लिखित चाहिए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि
आपातकाल लागू किया जाए तो लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया, मान लीजिए आपातकाल लागू कर दिया गया, तो लागू होने के एक माह बाद संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना जरूरी होगा, है ना। ये कह रहा है कि यदि आपातकाल देश में लागू है और एक माह हो गया है तो उसका अनुमोदन होना आवश्यक होगा। यह विषय 1978 में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन। ये सभी बातें इसके संबंध में हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल जिसके संबंध में बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल में 3 बातें आपको मैंने बताया था। वह था जिसमें युद्ध की स्थिति थी, बाह्य आक्रमण था और आंतरिक अशांति। लेकिन 1978 में यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो आंतरिक अशांति जैसा शब्द था, है ना, आंतरिक अशांति जैसा शब्द को हटा करके उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 आधार पे की जाती है, तो उसमें से एक आधार जो आंतरिक अशांति शब्द था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा करके उस स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये पूर्व में भी मैंने बताया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर आपके कंपटीशन में बना रहता है। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन से विषय को संशोधित किया गया था? संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, है ना। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। जैसा कि पूर्व में भी आपको मैंने बताया था कि 12 सूचियां हैं, तो 12 सूचियों में 10वीं जो अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जो कानून है वर्तमान में भी वह विषय है उसमें समाहित है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह आपके कब शामिल किया गया? यह 1985 में, यानी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन 1989 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 326 को संशोधित करके लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में जो मतदाता हैं उनकी आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बराबर प्रश्न परीक्षाओं में आता है। तो लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं में जो मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे उनकी उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपका है, बराबर प्रश्न इससे पूछता है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी आपकी समस्या है या मेरी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।